हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वर्मा अपनी दूसरी वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत हैं। आर के ऑफिशियल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी जुड़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को मैं दिल से नमन करता हूं। धन्यवाद। चलिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन जो हिंदी के जो KVS सुपर टेट टेट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, आप देख करके उनको बताइएगा। और साथ में आपके जो और भी क्लास ले रही हैं रुकैया मैडम, रुकैया अंसारी, वो उनकी साइकोलॉजी क्लास चल रही है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन कंटेंट वही KVS का दे रही हैं। चलिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा शब्द का, शब्द रचना। आज का टॉपिक बेटा है हमारा शब्द रचना, शब्द की रचना। शब्द रचना के आधार पर अगर हम देखेंगे शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा बेटा क्या है? शब्द की परिभाषा और संधि की परिभाषा दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, शब्द और संधि की परिभाषा में। इसलिए कभी भाषागत प्रश्न अगर आएगा तो शब्द और संधि की परिभाषा से बन सकता है। कैसा? जैसे कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जबकि संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में विकार उत्पन्न होता है, शब्द में केवल मेल होता है, वहां शब्द बन जाता है। देखते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें, मूलतः शब्द के प्रकार बेटा दो हैं। मूलतः शब्द के प्रकार बेटा दो हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। अगर हम सार्थक शब्द की बात करें बेटा, तो इसमें सा उपसर्ग है, अर्थ इसका मूल शब्द है, और का इसमें प्रत्यय की तरह कार्य कर रहा है। अर्थात हुआ ऐसा अर्थ, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो, या वो शब्द जो अर्थ के साथ उपस्थित हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ है हिंदी में, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। बात करते हैं निरर्थक की। निरर्थक शब्द में जो संधि है वो विसर्ग संधि है, निधन अर्थक। और निह का मतलब होता है निर, उपसर्ग लगा है निर, अर्थ निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। मतलब कोई शब्द है उसका कोई अर्थ ना हो, जो ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम कहते हैं बेटा निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कई ऐसे किताबों में निरर्थक है, जानवरों के चिल्लाने की आवाज, बोलने की आवाज, वाद्य यंत्रों की आवाज, रोने की आवाज, ये सब निरर्थक शब्दों में आ जाती हैं। और आई थिंक ऐसे शब्द भी निरर्थक हो जाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, घंटा टन से बज गया। तो टन शब्द जो है आपके सामने, ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि यह आवाज है। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पशु पक्षी की आवाज, जानवर की आवाज, किसी वस्तु के गिरने की आवाज, जो आवाजें होती हैं वो निरर्थक होती हैं। हाँ, मनुष्य की आवाज सार्थक होती है, लेकिन मनुष्य रोए और चिल्लाए ना, तब तक वह आवाज उसकी सार्थक होती। मतलब सीधा है कि भाषा जो हो वो केवल वर्णों में हो, और किसी लिपिबद्ध तरीके से अगर बोली जाए तो वो उसकी भाषा सार्थक हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इतना लिख लें आप। निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके गेस्ट आपके घर पे आए, तो आप उनसे कहते हैं चाय वाय पी लो। चाय शब्द तो ठीक है, सबको पता है, बाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है हिंदी डिक्शनरी में, तो इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। इसे हम
निरर्थक शब्द कहेंगे। पानी आनी पी लो, रोटी ओटी खा लो, ये शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। तो निरर्थक शब्द यहीं पर खत्म हो जाता है और हम सार्थक शब्दों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सार्थक शब्द के बारे में बेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द को आपके सामने बिल्कुल एक समरी टाइप में उसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। अब इसके कई नाम हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस एसआई परीक्षा जो अभी हुई थी उसमें आया था स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति का नाम स्रोत हो सकता है, जन्म हो सकता है, कई बार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। स्रोत या स्रोत, इन दोनों में अंतर है बेटा, बड़े ध्यान समझना। ये स्रोत का मतलब होता है किसी का द्वार और इस स्रोत का अर्थ होता है जन्म। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर या जन्म के आधार पर। बेटा दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। आंसर है 4। इसका मतलब है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पर समझ में आ रहे हैं। अब बात करते हैं रचना के आधार पर। इसी का दूसरा नाम है बनावट, व्युत्पत्ति, संरचना। बहुत आता है यह क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि कई बार अलग अलग नामों से पूछा जाता है। रचना के आधार पर पूछ सकता है, बनावट के आधार पर पूछ सकता है, व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, शब्द के प्रकार। तो भैया संरचना, व्युत्पत्ति, बनावट, रचना, इनके आधार पर शब्द जो है बेटा 3 हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 शब्द हैं रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार। बात करते हैं आगे, जहां से आपके संज्ञा सर्वनाम प्रारंभ होते हैं उनके आधार पर, अर्थात प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के प्रकार की बात करें तो प्रयोग का मतलब होता है कोई चीज आप यूज करते हैं, जैसे कि। विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। यूं कह सकते हैं, प्रश्न आ जाए परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकार या परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार जो है बेटा वो होते हैं 2। ऊपर लिखते हैं, हटाते जा रहे हैं, आप समझते जाना। जो 2 शब्द हैं परिवर्तन या विकार के आधार पर, वो हैं विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के बारे में अगर बात करें, क्या होता है विकारी शब्द, क्या होता है अविकारी शब्द, क्या होता है आपके रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, क्या होते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द। सबसे पहला शब्द बताया था हमने आपको तत्सम। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, बड़े ध्यान से समझते चलना, तत् प्लस सम। सम का अर्थ होता है समान, तत् माने होता है उसके, अर्थात उसके समान। किसके समान? जो जिस भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है, संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं या संस्कृत में प्रयोग होते हैं, उनका हूबहू प्रयोग या ज्यों के त्यों प्रयोग हिंदी में हो जाए, उन शब्दों को हम
तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, हरिद्रा, तेला, गोमय, कर्षपट्टिका, अंग प्रोछा आदि। अर्थात ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं तद्भव शब्द। अब तत्सम और तद्भव की प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, अभी केवल हम शब्द के बारे में समझते हैं। तो यहां पर हमने किया था कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव की बात होती है तो इसका संधि विच्छेद होता है तत् प्लस भव, और भव का अर्थ होता है होना या जन्म लेना, उद्भव होना। उद्भव जन्म का पर्यायवाची है। तत् प्लस भव, यहां हमने अभी अर्थ बताया था उसके समान होना, यहां बता रहे उससे पैदा होना। अर्थात जो शब्द संस्कृत के थे उनसे पैदा होकर वो हिंदी में बन गए या हिंदी में प्रयोग हो गए, तो उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द। अर्थात वे शब्द जिनका जन्म संस्कृत शब्दों से हुआ हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत का तद्भव होगा घी, हरिद्रा का हल्दी, तेला का तेल, गोमय का गोबर, कर्षपट्टी का कसौटी, अंग पोंछा तौलिया। ये इस प्रकार के शब्द हो गए। ये तत्सम शब्द है बेटा, और ये है तद्भव शब्द। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम और तद्भव का प्रैक्टिस हम करा देंगे। अगला एक दो वीडियो जो बनेंगे और आगे, उसके बाद हम किसी दिन वीडियो बना करके डाल देंगे इस पर तत्सम और तद्भव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है देशज शब्द। अगर देखें देशज शब्द के बारे में समझे, देश धन जा, जा माने जन्म लेना। ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो, अर्थात यूं कह सकते हैं क्षेत्रीय बोली भाषा के आधार पर जिनका जन्म हुआ हो और वो हिंदी में प्रयोग होने लगे हों, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय बोली भाषा, क्षेत्रीय बोली या भाषा के आधार पर जिनका जन्म हुआ हो, अपने देश के शब्द हो वो जो प्रचलन में हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि डिब्बा, डिबिया, धड़ाम, लोटा, पगड़ी, थैला, खिड़की, तेंदुआ आदि। है तो बहुत, चिड़िया भी है, लेकिन आगे आपको बाद में बताएंगे सारे शब्द, इतना नहीं बता सकते, बहुत हो जाएंगे शब्द। लेकिन आपको केवल समझना है कि वे शब्द जिनका जन्म क्षेत्रीय भाषा बोली आधार पर हुआ है और वो अपने देश की किसी भाषा, किसी बोली, किसी की जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, बुंदेली, उन शब्दों में जैसे अपने यहाँ प्रचलन में शब्द हैं तो वो प्रयोग होने लगे हैं, किताबों में भी होने लगे हैं प्रयोग, या बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आ चुके हैं, तो उन्हें हम कहते हैं। अब ऐसे शब्द नहीं, काय कहाँ जा रहे,
बुंदेलखंडी भाषा में, ये शब्द का प्रयोग नहीं है। वो शब्द केवल और केवल प्रचलित होकर के बुक्स में भी आ चुके हों, किताबों में भी आ चुके हों, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय बोली भाषा के आधार पर उन्हें देशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के बारे में समझते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, अर्थात हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो विदेशी भाषाओं से सीधा सीधा प्रयोग होकर के या कुछ परिवर्तित होकर के, जैसे कि लालटेन और बोतल। बोतल को इंग्लिश में बॉटल कहते हैं और लैंटर्न को इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं। तो ये शब्द कुछ चेंज होकर के और कुछ सीधे सीधे प्रयोग, जैसे चाकू है, कैंची है, ये सीधे प्रयोग हो गए हैं, और कुछ बदल के भी प्रयोग, जैसे कैप्टन, कप्तान कहते हैं हिंदी में, कप्तान कहते हैं, इंग्लिश में कैप्टन कहते हैं, कुछ बदल के आया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे कि कुछ शब्द हैं, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द, सिगरेट स्पेनिश भाषा का शब्द, स्पेनिश ये अंग्रेजी भाषा के शब्द। हिंदी बहुत आता है पेपर में, फारसी भाषा का शब्द, चाकू तुर्की भाषा का शब्द। अभी हम केवल इतने बता रहे हैं, जैसे कि और बहुत अखबार है, कबीर है, मुहावरा है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसे विदेशी शब्द ये हैं, अर्थात वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा या विदेशी भाषाओं से हिंदी में शब्द लिए गए हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। इंग्लिश में आप फी कहते हैं, हिंदी में उसको कर कहते हैं, संस्कृत में शुल्क कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि कई ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी होता ही नहीं, उन्हें आप सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे चाकू। चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, हमें लगता है हिंदी का शब्द है, वो सीधा प्रयोग हो रहा है। तो कुछ बदल के भी प्रयोग हो सकता है, कुछ सीधा भी प्रयोग हो सकता है, तो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये तो बेटा थे आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं, हम आपके जो और के ऑफिशियल क्लासेस है उस पर एक लिंक डाल देंगे पीडीएफ बना करके, तो आप इसमें वो सारे शब्दों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा वहीं पर, ठीक है। क्योंकि ये शब्दों का अगर हम केवल प्रैक्टिस करा सकते हैं, लिखा नहीं सकते बोर्ड पर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रचना के आधार पर। रचना बनावट, व्युत्पत्ति, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार बेटा 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या है रूढ़, क्या है यौगिक, क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ का अर्थ होता है वे शब्द जिनके कोई सार्थक खंड ना हो। कोई शब्द है, उनके अगर कोई सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हमने एक शब्द लिया बेटा विद्यालय। विद्यालय में 2 सार्थक खंड हो रहे हैं, एक तो विद्या, एक आलय। तो भैया ये शब्द हमारा रूढ़ नहीं है। दूसरा शब्द लेते हैं पुस्तक, हाँ ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि पुस्तक शब्द के खंड नहीं होंगे। पुस्तक शब्द ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसके हम अगर भाग कर दें तो वो अलग अलग शब्द अपना अपना अर्थ प्रदान ना करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। अर्थात परिभाषा हुई कि वे शब्द जिनको विखंडित करने पर या जिनका वर्ण विक्षेपण करने पर या जिनको अलग अलग पदों में व्यक्त करने पर जिसका कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है जो पुराने परंपरागत चीजों से चला आ रहा हो, जिसको हम बदल ना सकें, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द का मतलब हुआ जैसे कि घर, किताब, कमल, कलम आदि। यौगिक शब्दों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा,
किसे कहते हैं यौगिक शब्द। इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो। यौगिक शब्द की बात करते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि महाविद्यालय, अर्थात महा प्लस विद्या प्लस आलय, दो या दो से अधिक तीन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ। जैसे अगला है वनौषधि, वन धन औषधि। एक शब्द है वन, दूसरा शब्द है औषधि। ये शब्द बन गया आपका यौगिक शब्द। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। कोई भी शब्द हो, कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसके दो या दो से अधिक खंड होते हैं, उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, जिसके दो या दो से अधिक खंड हो सके। और वे शब्द जिनके सार्थक खंड हो ही ना, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कलम है, कागज है, घर है, पेड़ है, रोटी, कपड़ा आदि। जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। और जिनके खंड हो जाएं, जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। बात करते हैं आगे योग रूढ़ शब्दों की। वे शब्द जो योग भी हों और रूढ़ भी हों, जुड़े भी हों और जुड़ने के बाद रूढ़ भी बन जाएं। अर्थात ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बने हों, लेकिन दोनों शब्द अपना सार्थक अर्थ छोड़ करके, जो अर्थ उनका होता है उन्हें छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ को प्रधानता प्रदान करें। यूं समझते हैं कैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि आपके सामने शब्द है पंकज। पंकज कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला शब्द है पंक, दूसरा शब्द है जा। पंक का अर्थ है बेटा कीचड़, और जा का अर्थ है बेटा जन्म। अर्थात अब पंकज, और वैसे पंकज का अर्थ तुम्हें पता है कमल, पर्यायवाची शब्द कमल का पंकज होता है। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसने पंकज शब्द का अर्थ कमल है, न तो इसने कीचड़ शब्द को अर्थ रखा अपना, न जा शब्द का अर्थ रखा अपना, दोनों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद क्या पता चला? कीचड़ में जन्म जिसने लिया उसे हम कमल कहते हैं या पंकज कहते हैं। ये है इसका मतलब। दूसरा है जैसे कि चंद्रमौली। चंद्रमौली, चंद्र प्लस मौली। चंद्र मानो होता है चंद्रमा, मौली मानो होता है सिर या शीर्ष, जिसके शीर्ष पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शिव। तो ये आपके योगरूढ़ शब्द में जाएंगे। यूं कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं, बहुव्रीहि समास के। अब हम आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। जब आगे वीडियो आएंगे हमारी और, वहां पर आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहां लिख देते हैं योगरूढ़ में बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या कहलाते हैं?
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बात करते हैं विकार या परिवर्तन के आधार पर, किसी को कहते हैं प्रयोग के आधार पर। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार देख लीजिएगा, कितने हैं? 2। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। अर्थात विकारी और अविकारी समझते हैं क्या? बे शब्द, पहले विकारी शब्द की परिभाषा, फिर अविकारी शब्द की परिभाषा। बे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग, कौन कौन? याद रखना इस चीज को, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लिंग वचन कारक प्रत्यय और उपसर्ग। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? परिवर्तन करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? शब्द में परिवर्तन करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? शब्द में परिवर्तन करने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? शब्द में परिवर्तन करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्हें कहते हैं विकार। ये 5 लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग। तो इन्हीं 5 तत्वों के कारण या इन्हीं 5 तत्वों को लेकर विकारी शब्द का निर्माण होता है। अर्थात विकारी शब्द का अर्थ मतलब होता है वे शब्द, हर कोई भी शब्द हो जिनमें कोई ना कोई तत्व के आधार पर बदलाव हो जाए। ये नहीं कहेंगे कि मतलब जिसमें कारक लगे, जिसमें वचन भी लगे, जिसमें लिंग भी लगे, जिसमें प्रत्यय भी लगे, उपसर्ग भी लगे, वही आपका विकारी होगा। कोई ना कोई तत्व के कारण उसमें परिवर्तन हो जाए। लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग किसी के साथ लग करके अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो विकारी शब्द है। आगे समझते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। आ प्लस विकार। विकार का मतलब परिवर्तन हम बता चुके हैं। आ माने बिना, मतलब कोई शब्द है जो बिना परिवर्तन के हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। नेक्स्ट चलते हैं, हटा रहे इसको। बात करते हैं विकारी शब्द के प्रकार। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विकारी हैं और जिनमें लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग किसी ना किसी के द्वारा कोई ना कोई परिवर्तन हो ही जाता है। जैसे कि आपका संज्ञा है, सर्वनाम शब्द विकारी है, संज्ञा शब्द विकारी है, विशेषण शब्द विकारी है और साथ में क्रिया शब्द विकारी है। बात करते हैं अविकारी की। कौन कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके शब्द जो हैं वो अविकारी शब्द में जाएंगे, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम आपको कुल मिलाकर के जब भी कोई लिंग वचन कारक प्रत्यय उपसर्ग लगेगा तो केवल संज्ञा में लगेगा या सर्वनाम में लगेगा या विशेषण में लगेगा या तो फिर क्रिया में लगेगा। और ना इन शब्दों में ना कोई प्रत्यय लगेगा, ना कोई कारक लगेगा, ना कोई उपसर्ग लगेगा, ना समुच्चय बोधक शब्द लगेंगे, ना विस्मयादि बोधक, कुछ नहीं होने वाला इनमें। तो इनमें परिवर्तन होता है। पूछा जाए आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया। पूछा जा सकता है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प परिवर्तनशील है। तो 1 2 3 विकल्प परिवर्तनशील है। आपको कूट में ए सी और डी केवल
केवल BC, केवल A, या इनमें से कोई नहीं। या से भी प्रश्न पूछ सकता है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प परिवर्तनशील नहीं है, या किस विकल्प में परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो अविकारी है। तो ये अविकारी है और इसी में परिवर्तन नहीं होगा, और बाकी 3 शब्द जो है वो परिवर्तनशील हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक आपका जो रहेगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? क्योंकि विकारी शब्द के अंतर्गत जब हम चल रहे हैं तो पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, सारे पढ़ाने हमको। संज्ञा के बारे में बात करें, क्या है ऐसे विकारी शब्द, क्योंकि ये विकार शब्द है, पूछा जा सकता है कौन सा विकारी शब्द है, तो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, क्रिया भी है और विशेषण भी है। तो संज्ञा ऐसा विकारी शब्द या वे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सभी वस्तुएं जिनका कोई ना कोई आधार है इस संसार में, सारी शब्दें, सारी वस्तुएं संज्ञा है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है संज्ञान में आना, अर्थात जानकारी होना। जिस वस्तु के विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में, जिस चीज के विषय में, यानी जिसके बारे में आप जानते हैं, वो आपके लिए संज्ञा है, संज्ञान है। नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा के मूलतः प्रकार। देखो भैया, यहां पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से दो आ जाते हैं। संज्ञा के मूलतः प्रकार, और अगर आपसे पूछे संज्ञा के प्रकार, नॉर्मली सा क्वेश्चन है। संज्ञा के मूलतः प्रकार, संज्ञा के प्रकार, तो मूलतः बेटा 3 है, व्यक्ति, जाति और भाव। और संज्ञा के प्रकार पूछे और इसका एक आंसर और भी होता है, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो आंसर लगाना बेटा 5, व्यक्ति, जाति, समूह, पदार्थ और भाव। मूल जो संज्ञाएं थी वो 3 थी। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार में और बढ़ जाती है, समूह और पदार्थ में। ये तो फिर 5 संज्ञाएं हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, ठीक है, या पढ़ते जाइएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? मतलब व्यक्ति का मतलब नाम, इसको नाम बोधक संज्ञा भी कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान, कह सकते हैं वे शब्द जिनसे एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध हो। किसका बोध हो? किसी विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति है उसके नाम का बोध हो, एक स्थान है उसके नाम का बोध हो, एक वस्तु है उसके नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या नाम बोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है हिमालय, ताजमहल, गंगा, सुरेश आदि। रामचरितमानस भी हो जाएगा, रामायण भी हो जाएगा। जैसे कि जिसका नाम हो, सीधा कह सकते हैं, वो नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
शॉर्ट में, लेकिन हाँ पूरी परिभाषा भी लिख लीजिएगा। बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय, ताजमहल, गंगा, सुरेश आदि, ये नाम पता चल रहे हैं इनके, ठीक है। अब जैसे अगर हम आपसे कहें जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेष जाति का बोध हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आपको। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि, मतलब और भी नाम ले सकते हैं। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, ये बेटा सब क्या है? नदियां हैं। क्या है? नदियां हैं। तो भाई नदी शब्द क्या हो जाएगा? जाति बोधक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नदी किसी एक नदी का, किसी संस्कृति हो, गंगा हो, कावेरी हो, सबको नदी ही कहना पड़ेगा आपको। हाँ, गंगा एक को कहना पड़ेगा, अगर गंगा नदी है तो उसको गंगा ही कहेंगे आप। अर्थात जब हम उसे उसके विशेष नाम से पुकारते हैं तो बेटा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब हम उसकी जाति से पहचानते हैं तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? अब इसमें कौन कौन से उदाहरण जाएंगे? जैसे कि पुस्तक है, पहाड़ है, इमारत है, नदी है, व्यक्ति है, पर्वत है, ये सब किसमें चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। कोई भी नाम ले लो जिसका कोई भी शब्द ले लो, कोई भी किसी भी संज्ञा को ले सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। पेड़ भी, पेड़ का नाम अब हम कौन कौन सा नाम लेंगे? अमरूद का पेड़ अलग होता है तो वो किसमें चला जाएगा? व्यक्ति में। नीम अलग चला जाएगा, तुलसी अलग चला जाएगा। लेकिन अगर हम पेड़ कहेंगे तो पेड़ शब्द सभी को पेड़ कहेंगे। फिर हम कोई भी पेड़ हो, वो चाहे नाम, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे आंवला का हो, चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो पीपल का हो, किसी का भी हो, वो हमेशा वो फिर सबको पेड़ ही कहेंगे फिर हम आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, हमने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का ही एक भाग है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या है? बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही जाति के लोगों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थान का बोध हो, समूह का बोध हो। बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी जाति के समूह का, मतलब एक व्यक्ति है तो वे समान जाति के हो, उनका समूह हो। कोई वस्तु है तो वो समान जाति के हो, उनका समूह हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कमरे में कपड़े का ढेर है, कपड़े का ढेर, कपड़ा कोई भी हो पर उसमें नाम नहीं लिया गया, कपड़े की जाति है। नाम अगर होता तो फिर व्यक्तिवाचक। कपड़े का ढेर, ढेर शब्द क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि बढ़िया से एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। ढेर, पुस्तकालय, झुंड,
कक्षा, सेना, गुलदस्ता, पुंज, जखीरा, कुंज, घोंदा आदि। अब बहुत है, सभा है आपका, मेला है, बाजार है, दुकान है, ये सब क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो घोंदा शब्द जो है बेटा, इसे कहते हैं केले का गुच्छा, केले का गुच्छा। पुंज को कहते हैं प्रकाश की किरण जब एक जगह पर आकर मिलती है तो किरणों का समूह होता है, प्रकाश किरणों का समूह। जखीरा होता है, बाकी सब तुम्हें पता है। जखीरा क्या होता है बेटा, असलाहों और बंदूकों का समूह। कुंज क्या होता है, बेलों लताओं से घिरी हुई रास्ता, मतलब लताओं और बेलों का समूह, उसे कहते हैं कुंज। ढेर किसी वस्तु का हो सकता है। सभा है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसमें बैठ सब लोग बातें करते हैं, उसे सभा कहते हैं। ढेर है, पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह होता है। झुंड है, जानवरों का हो सकता है। कक्षा, विद्यार्थियों का समूह, देखो विद्यार्थियों का समूह कक्षा, जानवरों का समूह झुंड। अर्थात विद्यार्थी शब्द कैसा है, जातिवाचक शब्द है। एक ही जाति के लोग बैठे तभी हम कक्षा कहेंगे, सब विद्यार्थी हैं वहां पर तभी कक्षा कहलाएगी। झुंड है, सभी जानवर हैं तभी झुंड कहलाएगा। जखीरा, सभी उसमें असलाह बंदूकें हैं तब उसमें जखीरा कहेंगे। गुलदस्ता, सब में फूल है, फूल की कोई जाति, फूल का नाम नहीं है, सब में फूल है, कोई भी फूल हो सकता है। केले का गुच्छा, ये भी एक जाति है। सेना, सैनिकों का समूह। गुलदस्ता हो गया, पुंज, जखीरा, कुंज, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा है वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसकी मापतौल की जा सके, जो ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, पानी, शहद, तेल, घी, नमक आदि, ये क्या हो गया बेटा, पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था का पता चले, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा, गुण दोष अवस्था का पता। मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, उनके गुणदोष अवस्था का पता चले, उससे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रसन्नता, गरीबी, अमीरी, दोस्ती, ये सब कैसे शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा। नैकट्य, निकटता को, नैकट्य। प्रतिभा, गरीबी, अमीरी, अच्छाई, बुराई, भलाई, गांधीवाद, नाजीवाद। नेक्स्ट है रामत्व, शिवत्व, अपनत्व, अपनापन, सामर्थ्य, सामर्थ्य। ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा है बेटा। इनसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के भाव का पता चलता है। ठीक है, तो आज की क्लास
यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के बारे में बता दिया है पूरा। कल हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व मतलब अब हम संज्ञा में परिवर्तन कितने तरीके से करते हैं, तो लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और कारक। संज्ञा के 3 विकारक तत्व हैं। अर्थात एक क्वेश्चन अगर आपका संज्ञा से पूछा जाएगा, दिए गए विकल्प में कौन सी संज्ञा है, तो एक लिंग, वचन और एक कारक से 4 क्वेश्चन आपके संज्ञा से बनते हैं, हर पेपर में बनते हैं। ये तो संज्ञा के बारे में पूछेगा, लिंग पूछेगा, वचन कौन सा है, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, कारक कौन सा है दिए गए वाक्य में, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम आपको सर्वनाम का वीडियो बनाएंगे, साथ में अगर वो जल्दी से खत्म हो जाता है तो उसमें ऐड करके आगे और वीडियो बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, सभी बच्चों को या सभी हमारे सहपाठियों, हमारे और भी लोग हैं जिससे बाहर से लोग जुड़े हैं, विद्यार्थी, तो RK ऑफिशियल एक बार फिर आपको मौका देगा आगे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं और इस हमारे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।